सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत है, अभिनंदन है। तो भैया बहनों, आज हम सब कक्षा अष्टमी के वसंत भाग 3 के पाठ क्रमांक 2 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले प्यारे भैया बहनों, हमने पाठ 1 की कविता ध्वनि के बारे में भी जाना, उसके प्रश्नोत्तर भी हमने किए। और आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 की कहानी लाख की चूड़ियाँ। तो आइए पढ़ते हैं। आज की कहानी प्रस्तुत है लाख की चूड़ियाँ। भैया बहनों, इसके लेखक हैं कांता नाथ जी, जिन्होंने इस कहानी को लिखा है। लेखक ने किस प्रकार से मशीन युग आने के कारण हमारे जो समाज में हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं, उनकी व्यथाएं यहाँ पर इस कहानी में दिखाई गई है। ठीक है, अब मैं आपको पहले कुछ चित्र दिखाना चाहूँगा। ये जो चित्र है, इसको देखिए ध्यान से। इसमें जो व्यक्ति है वो आपको कुछ काम करता हुआ नज़र आ रहा है ना, देखो। ठीक है, ये जो कहानी है ये इसी व्यक्ति की कहानी है, जिसका नाम कहानी में बदलू है, जो एक गांव में रहने वाला एक मनियार है। ठीक है भैया बहनों, मनियार कौन होते हैं? जो चूड़ियाँ बनाते हैं। कहानी को पढ़ने से पहले वसंत भाग 3 पुस्तक में दिए गए कुछ शब्दार्थ पढ़ लेते हैं, जो कहानी के बीच बीच में आते हैं, जिनकी हमें आगे ज़रूरत पड़ती है। इस कहानी में एक शब्द आया है सबसे पहले, चाव। चाव का अर्थ क्या है भैया बहनों? चाव का अर्थ होता है रुचि। रुचि का मतलब तीव्र इच्छा। दूसरा शब्द है सलाख। सलाख का अर्थ होता है भैया बहनों सलाई या धातु की छड़। तीसरा मूंगरी। मूंगरी होती है भैया बहनों मुठियादार लकड़ी, जो ठोकने पीटने के काम आती है, उसको कहते हैं मूंगरी। यानी गोल मुठियादार लकड़ी होती है जो ठोकने पीटने के काम आती है। ठीक है भैया बहनों, आगे पैतृक। पैतृक का अर्थ होता है पूर्वजों का, यानी पिता से प्राप्त या पुश्तैनी। अगला शब्द है खपत। खपत होता है अर्थ इसका माल की बिक्री। अगला शब्द है वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय क्या होता है भैया बहनों? यानी पैसों से नहीं खरीद कर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना, यही वस्तु विनिमय कहलाता है। कसर। कसर का अर्थ क्या है? घाटा पूरा करना, कमी। अगला शब्द है नाजुक। नाजुक अर्थ है कोमल, कोमल मुलायम। अगला शब्द है भैया बहनों पगड़ी। पगड़ी का अर्थ है सिर। पगड़ी क्या होती है? सिर पर लपेटकर बांधा जाने वाला लंबा कपड़ा, जिसको पाग भी बोलते हैं। मरहम पट्टी। मरहम पट्टी क्या होती है? जख्म का इलाज। घाव पर दवा लगा करके पट्टी बांधना मरहम पट्टी कहलाती है। मचिया। मचिया क्या होती है भैया बहनों? यानी जो बैठने के उपयोग में आने वाली सूतली आदि से बुनी हुई छोटी चौकोर खाट को मचिया कहते हैं। मुखातिब। मुखातिब का अर्थ क्या है? देखकर बात करना। डलिया। डलिया भी एक बांस का एक बना छोटा पात्र होता है, उसको हम डलिया बोलते हैं। फबना। फबना का अर्थ है सजना या शोभा देना। तो ये हमने शब्दार्थ पढ़े, है ना। शब्दार्थ पढ़ने के बाद में अब कहानी देखते हैं, कहानी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कहानी का पाठ का नाम क्या है भैया बहनों? चूड़ियाँ। किसकी चूड़ियाँ हैं? लाख की चूड़ियाँ। यहाँ पर बात हो रही है चूड़ियों की। चूड़ियाँ भी किसकी है? लाख की। तो भैया बहन लाख की क्या होती है? लाख एक तरह से धातु टाइप की चीज़ होती है, जो पश्चिम बंगाल में बहुत ही प्रसिद्ध है। ये किससे बनाई जाती है भैया बहनों? ध्यान है क्या? ये एक लाख का एक कीड़ा होता है जो इसको उत्पन्न करता है, उसी से ये लाख बनाई जाती है। जो पहले पूरे भारत में पुराने समय में लोग बहुत ज़्यादा इसको उपयोग लेते थे, बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ लाख की पहनते थे। आज हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। आइए, लाख की चूड़ियाँ।
सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। मुझे अपने मामा के गांव का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा सैन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलनुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थी, जो आगे कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़िया का जो आकार है ना, आकार देकर वह उसे मुंगेरी पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता। वह मुझे लल्ला कहकर के पुकारता था, और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधु की कलाई हो, ऐसा लगता था। बदलू मणिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत ही थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसी की बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका यही था, और जो लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ा करते देखा ही नहीं। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही कुछ और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, और फिर उसको मनाने में लोहे लगे थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिल जाते थे, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती, और रुपये जो मिलते थे ना, वो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुछ कुड़ उठता, और कभी कभी तो वो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में।
मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात तो और है लला, वहाँ तो कुछ सब कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, ला के चूड़ियाँ पहने तो मोचने आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसको गाय के दूध जिन दिनों उनके है ना उसकी गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा ही जाता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1 आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई, और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव नहीं जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान आया ही नहीं। इस बीच मैंने देखा गांव में लगभग सभी स्त्रियाँ कांच की चूड़ियाँ पहने, विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया था। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ियाँ टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। इससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर में नहीं थे, मुझे भी ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आ गया। मैंने सोचा कि उससे मिलकर के आऊँ। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहाँ वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर ही निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोले बनवा कर ले जाता था ना। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। वह एकदम बोल पड़ा, आओ 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 लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मच्छियाँ ही नजर आई, न ही उसकी बट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से ही बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो बनाऊं। गांव गांव में काज का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है ना ये लला, मशीनी युग है। आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, ला की चूड़ियों में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर डल चुका है। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाऊंगा। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी हुई है। मैं देर तक सोचता रहा। इस मशीनी युग ने कितने आहत काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लेकर उत्तर दिया और अंदर अपनी
बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है न काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हो गए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। ये तो बहुत है काका, इतने खा पाऊँगा, इतने थोड़ी खा पाऊँगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था ना तो इसके चौगुने आम में एक बखत में खा जाता। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चलाया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियाँ जैसा था कि आसानी से टूट जाए। तो भैया बहनों, ये कहानी थी। अगले भाग में हम प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।